प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत है, जहां हम आपको मॉडर्न इंडिया के अब उस दौर में ले चलते हैं जिस समय पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे बलवती हो रही थी। एक तरफ अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन जैसे आयोगों का गठन की आहट लग रही थी, और ऐसे ही समय मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रभाव धीरे धीरे जोर पड़ रहा था। ऐसा क्यों? ध्यान दें, इसका बीज 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पड़ चुका था, और वो तब पड़ा जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, उस अधिवेशन में 1909 के जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया मार्ले मिंटो सुधार में, उसे स्वीकार कर लिया गया। एक तरह से कांग्रेस की ये बड़ी भूल थी, तो बीज रूप में एक तरह से उसने पृथकता की मांग को स्वीकार कर लिया। ऐसा ही मुस्लिम लीग चाहती थी, उसने बड़ी उदारता बस इसे स्वीकार कर लिया। यही मांग धीरे धीरे बलवती होती चली गई। यद्यपि रौलट एक्ट के विरोध के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी मजबूती से बनी रही, लेकिन 1940 का दौर आते आते मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के मांग की आहट होने लगी, क्योंकि इस समय सांप्रदायिकता बढ़ गई थी और हिंदू मुस्लिम एकता का दौर समाप्त हो रहा था धीरे धीरे। इसी तरह से पाकिस्तान समर्थक ऐसे बड़े लीडर, कभी मोहम्मद अली जिन्ना जो कि उदार मुसलमान थे, कभी स्वयं चौधरी रहमत अली, या यूं कहें स्वयं मोहम्मद इकबाल जैसे लोग जो कभी उदार मुसलमान कहलाते थे, वे लोग अब कट्टर मुसलमान या सांप्रदायिक मुसलमान होने लगे थे। ये वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा जैसी चीज़ें बंगदरा में इन्होंने लिखा था, ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव किया था। यही परिपेक्ष में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। जिस समय 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की नींव पड़ी थी, यानी अगस्त प्रस्ताव आया था कि आपको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, संविधान, साथ ही युद्ध निर्मात्री समिति बनेगी, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक जगह दी जाएगी, आप लोगों के जो परामर्श होंगे प्रभावी होंगे, मतलब इन सब चीज़ों को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था, अभी उस पर वार्ताएं चल रही थी। गांधी जी का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन या व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। ऐसे दौर में एक कार्य और भी हो रहा था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग हुई। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान शब्द आया कहां से। पाकिस्तान शब्द आया कहां से? ये पाकिस्तान शब्द पैक्स शब्द से निकला है। पैक्स से बना पाकिस्तान। इस पैक्स से जो पाकिस्तान बना, इसमें पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, के भी इसी में एक है, के से कश्मीर, और एस से सिंध और बलूचिस्तान, ये इन लोगों को मिलाकर बना पैक्स पाकिस्तान। और इस शब्द के आविष्कारक थे चौधरी रहमत अली। के आविष्कार
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र चौधरी रहमत अली इन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पैक्स यानी पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक देश बना देना चाहिए और वो होगा पैक्स यानी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान शब्द का आविष्कार चौधरी रहमत अली ने किया था। ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे लंदन में, और उन्होंने इन प्रांतों को मिलाकर के एक नए देश की परिकल्पना की थी। पैक्स ये होगा। लेकिन पैक्स शब्द या पाकिस्तान शब्द या पाकिस्तान के रूप में एक देश की मांग की जहाँ तक बात की जाए तो इसको 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उन्होंने किया। उनका कहना था कि हमें न तो हिंदुओं यानी गांधी जी से शासित होना है और न ही अंग्रेजों से शासित होना है। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। इसी तरह स्वयं मोहम्मद इकबाल ने कहा कि भारत से अलग एक नए देश की नियत ही अब मुस्लिम लीग की एक लक्ष्य लगती है। ऐसा स्वयं मोहम्मद इकबाल ने कहा था, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे कभी। तो इस तरह से पाकिस्तान जैसे देश की मांग होने लगी, प्रस्ताव होने लगा कि कांग्रेस और सरकार हमें एक अलग देश दे, हम इस मुल्क में नहीं रह सकते। ऐसा ही ये रहा। इसके आविष्कारक थे चौधरी रहमत अली। ऐसे एक देश के मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे एक देश की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार आया। इसका प्रस्ताव किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने किया। यद्यपि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान शब्द नहीं था। यद्यपि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान जैसा शब्द नहीं था। अब तो क्लियर? यद्यपि पाकिस्तान जैसा शब्द इस प्रस्ताव में नहीं था, लेकिन एक अलग देश की मांग थी, जिसे लाहौर अधिवेशन 1940, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, उनके अध्यक्षता में से पारित किया गया इस प्रस्ताव को। और इस प्रस्ताव को किया था स्वयं मोहम्मद इकबाल ने, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक एक उदार मुसलमान माने जाते थे, उन्होंने किया था। ठीक, इस शब्द का आविष्कार किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, पैक्स के रूप में। और पैक्स का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया देश बनाया जाना था। उन्होंने एक पंपलेट निकाला था चौधरी रहमत अली ने, जिसका मुख्य शीर्षक था नाउ आर नेवर, आर वी फाउंड आर नथिंग फॉर एवर, या तो हम पाएंगे नहीं तो फिर कभी नहीं पाएंगे। नाउ आर नेवर, या तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ऐसा चौधरी रहमत अली का कहना था। प्रारंभ में कोई ध्यान तो नहीं दिया गया, लेकिन बाद में एक कार्य रूप दिया गया। यह है पाकिस्तान की मांग। अब तो क्लियर हुआ? ओके, ध्यान रहे।
इसके बाद इनमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे इस दौरान एक चीज़ होती है 1934, जब मुझे लगता है छोड़ गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी स्थापित हुई थी, और हम लोग उसको थोड़ा जान लेते हैं। फिर देसी रियासतों में जो जन विद्रोह चल रहे थे उसको जान लेते हैं। फिर अगला देखते हैं हम लोग क्रिप्स प्रस्ताव, या क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या क्या हमें अब जानना है इसके आगे, वो सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। 10 मिनट इसको ले, इसके बाद मिठाई से। इसमें से देसी रियासतों में आंदोलन, जैसे लगता है ये छूट गया था। हम लोग देसी रियासतों में आंदोलन के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, उसके पहले असहयोग आंदोलन चला था। ऐसे समय में भारत में देसी रियासतों में भी आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी के आंदोलन। कैसे? इसके लिए पहले ये जान लें कि जिस समय अंग्रेज भारत पर सत्तासीन थे, उस समय भारत में कुल 562 देसी रियासतें। कितने? तो आप यहां लिख सकते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कुल 562 देसी रियासतें थी। कितनी? 562 देसी रियासतें थी। मैं पहले भी बता चुका हूं, ब्रिटिश लोगों के अधीन भारत के 11 प्रांत थे जो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शेष जो भूभाग थे भारत के, वे देसी रियासतों के अधीन थे, और वे देसी रियासतें अंग्रेजों के अधीन थी। अंग्रेज थे सबके मालिक, लेकिन देसी रियासतों के इनडायरेक्ट शासक थे और 11 प्रांतों के डायरेक्ट शासक थे। अब तो क्लियर? अंग्रेजी शासन काल में जिस समय 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, यानी 11 डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, ऐसे में 562 देसी रियासतें होती थी जिन पर अंग्रेजों का सीधे सत्ता नहीं थी, बल्कि इनडायरेक्ट, यानी ये रियासतदारों के अधीन, जमींदारों के, देसी राजाओं के अधीन, और देसी राजा अंग्रेजों के अधीन, इस तरह से होती थी। अब तो क्लियर? ध्यान रहे, इनमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। यहां के शासक निजाम कहलाते थे। यहाँ के शासक निजाम कहे जाते हैं। अब तो क्लियर? दूसरा जान लें, सबसे छोटी रियासत का नाम था बिलवारी। क्या नाम था? सबसे छोटी रियासत, 1 एकड़। ये वो 22,000 वर्ग मील थी, और ये 82,000 वर्ग मीटर हुआ करती थी, वर्ग किलोमीटर, और ये बिलवारी 1 एकड़ होती थी। ये सबसे छोटी रियासत, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत। ठीक, ध्यान रहे, इन रियासतों में भी इस समय एक स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में। और एक बार स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य जारी करते हुए रियासतों संबंधित मामलों में कहा था कि देसी रियासतें देश की आज़ादी के समय भारत से अलग नहीं रह सकती, उन्हें कभी न कभी अपने देश में मिलना होगा। ऐसे में देसी रियासती कांग्रेस की स्थापना की गई थी 3 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा। वे थे, नंबर 1 बलवंत राय मेहता, दूसरे थे मणिलाल कोठारी, और तीसरे थे GR अभयंकर। इन तीनों लोगों ने देसी रियासत कांग्रेस कमेटी बनाई थी। ओके, तो यहां आप लिख सकते हैं कि पंडित नेहरू ने देसी रियासतों का अंतिम
के अंतिम भाग का फैसला भारत में मिल जाने के रूप में किया था। ठीक, ओके। देसी रियासत कांग्रेस कमेटी के संगठनकर्ता थे कौन? बलवंत राय मेहता, सिखा यही ना, बलवंत राय मेहता। दूसरे मणिलाल कोठारी। तीसरे जी.आर. अभयंकर। जी.आर. अभयंकर। ठीक, ये लोग थे, ध्यान रहे। ऐसे ही बता देते हैं, देश की आज़ादी के समय जब सभी राज्यों की जनता को आत्म निर्णय का अधिकार मिला, तो जिन जिन लोग राज्यों की जनता ने भारत में रहने का फैसला लिया वे भारत में रहे, जिन राज्यों की जनता ने पाकिस्तान में जाने का फैसला लिया वे पाकिस्तान में चले गए। लेकिन उन्हें एक और अधिकार था, यदि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें। तो जिन राज्यों की जनता ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया वे आज़ाद रहे। सच्चाई तो ये है कि यहाँ इस चीज़ का निर्णय उनके राजाओं ने किया। जैसे कश्मीर के महाराज हरि सिंह स्वयं आज़ाद रहने का निर्णय लिए। जूनागढ़ के रियासतदार चौधरी लियाकत अली एकदम से आज़ाद रहने का निर्णय लिए। और हैदराबाद के निजाम भी एकदम से आज़ाद रहने का निर्णय लिए। यानी देश जब आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद 3 रियासतों ने आज़ाद रहने का निर्णय लिया, यानी ऑटोनोमस, और शेष सभी ने भारत में मिलने का फैसला लिया। बंगाल के पूर्वी बंगाल के जनता ने पाकिस्तान में जाने का फैसला लिया। तो आजकल का जो बांग्लादेश है, पहले उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया। बाद में लड़ाई किया, आपस में लड़ाई झगड़ा हुई, बाद में बांग्लादेश बन गया। भारत में यदि उसकी बड़ी मदद की एक देश बनने में। इसी तरह पंजाब में, पश्चिम पंजाब ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, तो पंजाब में भी एक पाकिस्तान है। और भारत में जो पूर्वी तरफ पंजाब है वो भारत का हिस्सा हुआ, और पाकिस्तान वाला भी जो एक भाग है वो पंजाब का एक प्रांत, पाकिस्तान का एक प्रांत हो गया। आप अक्सर पूछेंगे, देखते होंगे कि पाकिस्तान का पंजाब, ये बात आती है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। वहाँ की जनता ने वहाँ रहने का निर्णय लिया था पाकिस्तान में, तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में हो गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल भारत में आ गया। तो पश्चिम बंगाल हमारा एक प्रांत है। इधर से पूर्वी पंजाब भारत में आ गया, तो पंजाब हमारा एक प्रांत है, सिख बहुल है। ठीक, तो और इसमें एक थे बलूचिस्तान, खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में। ये लोग भारत में रहना चाहते थे, लेकिन इनकी आवाज़ दबा दी गई। जिन्ना ने साजिश रचकर खान अब्दुल गफार खान को जेल में बंद करवा दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये अंतिम परिणति हुई। बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद भारत में शामिल हुआ, जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल हुआ, और कश्मीर के महाराज हरि सिंह ऊहापोह की स्थिति में थे। और जब पाकिस्तान के कबायली की वेशभूषा में पाकिस्तान के सैनिक उन पर हमला करने लगे, तो अंततः वे लोग यानी स्वयं महाराज हरि सिंह भारत में आए और बेशर्त विलय करना चाहते थे। लेकिन वहाँ नेहरू अधिक लोकतंत्रवादी बनने के कारण मामला हाथ से जाने दिया और गड़बड़ हो गया। और वो कश्मीर का मामला अब तक समस्या बना हुआ था नागरिकता के रूप में, 35 से नागरिकता और विशेष स्थिति 370, इसको लेकर के कश्मीर अब तक उसका मिसयूज कर रहा था। अगर यूज करता तो ठीक ही होता, एक विशेष राज्य का दर्जा पाए रहता, लेकिन उसका मिसयूज करता था। पाकिस्तानियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जनता को प्रताड़ित किया जाना, मारा जाना, और 35A की नागरिकता द्वारा भारत के लोगों को नागरिकता न देना, जबकि पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देना। आखिरकार सरकार ने ये समस्या ही समाप्त कर दिया। ये देसी रियासतें जो यहाँ तक आपको पढ़ाई गई, उसमें जो अब ये कुछ हुआ वो मैंने बता दिया। तो मैंने भी अभी आपको बताया जूनागढ़ में कैसे जूनागढ़ भारत में आया, जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो निजाम, और कश्मीर वर्तमान समस्या देख ही रहे, थोड़ा सा इसको वर्तमान से हमने जोड़ दिया। ये रही देसी रियासतों की स्थिति भारत में। मतलब
इसमें एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, ये भी छूट रहा था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के भीतर ही एक दल था, कांग्रेस से बाहर नहीं था। बस समाजवादी सोच के लोगों का एक तबका होता था जो कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए हुए था। इसमें संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, और इसी तरह से होते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन। ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो बनी थी, ये 1934 में बनी थी। कब? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन हुआ करते थे। अब तो क्लियर? हम लोग ये छूटा फटका पढ़ने के बाद और इधर पाकिस्तान की मांग के बाद अब ये देखते हैं भारत में एक दौर आता है क्रिप्स मिशन का। किसका? क्रिप्स मिशन। अब जरा हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसे आप 10 सेकंड देखें, उसके बाद हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेते हैं। ज्योति, क्रिप्स मिशन 1942, ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया हुआ एक सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया था 1942 में। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष इसलिए बनाए गए क्योंकि वे भारत के स्वतंत्रता के हामियों में से एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता के समर्थकों में से एक अंग्रेज हुआ करते थे। ये पंडित नेहरू के अच्छे मित्र थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स पंडित नेहरू के मित्र भी थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत की स्वतंत्रता के समर्थकों में से एक हुआ करते थे। ऐसे समय में एक घटना घटी जो क्रिप्स मिशन आया, वो आया कैसे, इसे आप जान लीजिए। ध्यान रहे, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था 1939 से 1945 तक। अभी तो 1942 है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों का समर्थन युद्ध मैदान में कर नहीं रही थी और विरोध इस कदर किया था क्योंकि बिना कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से परामर्श किए गवर्नर जनरल ने भारत की जनता को युद्ध में शामिल बताया, लोगों को युद्ध में शामिल भी कर लिया। इसलिए मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। मंत्रिमंडलों ने जो त्यागपत्र दिया उसके बाद से अंग्रेजी सरकार से एक तरह से कांग्रेस का असहयोग ही चल रहा था, वो किसी तरह सहयोग नहीं कर रही थी। विशेष कारण हुआ इस समय इंग्लैंड जापान से कई मोर्चों पर हारने लगा। एशिया में तमाम मोर्चों पर एक एक कर कई मोर्चों पर जापान हारता गया, जापान से इंग्लैंड हारता गया। ऐसी परिस्थिति आई, आखिरकार मजबूर होकर के कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की हार न हो जाए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ये हुआ करते थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, 4 मित्र राष्ट्र, फ्रेंड कंट्रीज। उसके बाद शेष 29 धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस कंट्रीज। और जापान इस समय मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। जापान, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह वगैरह छोटे छोटे 29 देश एक तरफ हुआ करते थे, 4 देश एक तरफ हुआ करते थे। ऐसे में कई मोर्चों पर जब एशिया में यह अंग्रेज जापानियों से हारने लगे तो आखिरकार उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल को, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार, चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक और इसी तरह फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन लोगों ने एक खत भेजा कि यदि आपकी ऐसी ही दशा रही और भारत का सहयोग न मिला तो आप जंग मैदान में हार जाएंगे। क्यों? भारत के सैनिक तब भी प्रथम विश्व युद्ध में भी और आज भी विश्व के सबसे शानदार सैनिक माने जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, नेपोलियन बोनापार्ट भी भारतीय सैनिक चाहता था। कहता था अगर भारत के सैनिक, रूस के हथियार और अमेरिका की वायुसेना मुझे मिल जाए तो संसार में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। माने अमेरिका की वायुसेना चाहिए, सेना नहीं। रूस के हथियार चाहिए, सेना नहीं। इन सबको ऑपरेट करने वाला इंडियन होना चाहिए, ऐसा वो कहता था। और यहाँ भी यही स्थिति है।
वो कह रहे हैं अगर भारत का सहयोग न मिला तो आप जंग मैदान में हार जाने वाले हैं श्रीमान। चर्चिल को यह सारा खत दिया गया और आखिरकार इन चीज़ों से परेशान होकर चर्चिल ने मिस्टर क्रिप्स, जो भारत के स्वतंत्रता समर्थकों में से एक थे, नेहरू के अच्छे मित्र थे, उनको एक मिशन के द्वारा भारत भेजा गया, दैट्स कॉल्ड क्रिप्स मिशन। अब तो क्लियर हुआ? आप लिख सकते हैं अध्यक्ष कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ध्यान रखिएगा, अभी एक बार और ये आएंगे कैबिनेट मिशन में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक सदस्यीय ये था, एक सदस्यीय मिशन था। स्टैफर्ड क्रिप्स आए, ठीक, इंडिया। स्टैफर्ड क्रिप्स भारत में 26 नवंबर को यहाँ पर आते हैं, अप्रैल को, 26 अप्रैल को यहाँ पर आते हैं हमारे देश में। और उन्होंने तुरंत भारत पहुंचकर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद क्रिप्स प्रस्ताव महात्मा गांधी के सामने रखा। क्लियर? कौन सा प्रस्ताव सामने रखा? क्रिप्स प्रस्ताव। महात्मा गांधी से मुलाकात करने के बाद स्वयं इन्होंने अपना क्रिप्स प्रस्ताव उनके सामने रखा। और क्रिप्स प्रस्ताव में था क्या? भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव भी तो यही कह रहा था, संविधान निर्मात्री समिति बनाई जाएगी। ये एक नई बात थी। क्या? संविधान निर्मात्री समिति बनाई जाएगी। और उसमें एक चीज जोड़ दिया, भारत के लोग संविधान निर्मात्री समिति में शामिल होंगे, लेकिन राज्यों को संविधान को मानने न मानने की आज़ादी होगी। छुपा कर नीचे चुरा कर लिख दिया, इसको विशेष पढ़ा ना जाए, लेकिन गांधी जी ने इसको पढ़ लिया। उनका कहना था कि भाई संविधान निर्मात्री समिति की मांग तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, ठीक है, आपने दिया भी। डोमिनियन स्टेट की बात तो पुरानी है, ये तो आप पहले भी कहते थे, आज भी कर रहे हैं। अगर आपकी बातों को मान लिया जाए तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कितने लोग मानने को तैयार होंगे? तमाम लोग तो देश से अलग होने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग आपके संविधान निर्मात्री समिति का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अगर आपके इन प्रस्तावों को मान लिया जाए तो भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उनके सारे प्रस्तावों को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, मिस्टर क्रिप्स, अगर आप यही प्रस्ताव लेकर आए तो मेरे ख्याल से आपने भारत आने का कष्ट क्यों किया? आपका जहाज हवाई अड्डे पे खड़ा है, कृपया गो बैक इंग्लैंड लौट जाइए। क्यों? क्योंकि आपका प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव एक उत्तर तिथि चेक है, एक पोस्ट डेटेड चेक है। मिस्टर क्रिप्स, योर रेजोल्यूशन इज ए पोस्ट डेटेड चेक। वहीं नेहरू बैठे तो उन्होंने कहा, एंड दैट बैंक हुज बैंकरप्ट, और वो बैंक जो दिवालिया हो रहा है, वो बैंक जो दिवालिया हो रहा है, उन्होंने तंज कसा कि हार रहे हैं जगह जगह, और अब हार करके लुंज फुंज होने वाले हैं मिस्टर, आपका दिवालिया निकलने वाला है। ये मित्र कह रहे हैं दूसरे मित्र को। देखिए, राजनीति में इस तरह बातचीत होती है। फिर उनसे हाथ मिलाया, मिले जुले, सारा कुछ किए, लेकिन उनसे क्या कहा था कि हमारे ये मित्र दिवालिया हो रहे हैं। तो गांधी जी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा। वहीं खड़े पंडित नेहरू ने जो दरवाजा पकड़ करके थे, उन्होंने कहा था ये दिवालिया होते बैंक पर एक उत्तर तिथि चेक है। यानी जब इन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक तो उन्होंने कहा एंड दैट्स बैंक वाज ए बैंकरप्ट। बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का दूत बनकर आए। मित्र कह रहे हैं मित्र को, हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का दूत बनकर आए हैं। ब्रिटेन की महारानी को शैतान कहा, ठीक, महाराज को शैतान कहा। ये घटना सर स्टैफर्ड क्रिप्स के लिए आई थी और बताया जाता है कि 29 अप्रैल को उन्होंने अपना प्रस्ताव गांधी जी के समक्ष किया था। आखिरकार 11 मई को स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की और उनका कहना था कि गांधी और नेहरू तथा कांग्रेस के जो बड़े नेताओं ने कहा वह ठीक ही था, वह ठीक ही था, बड़े उदार व्यक्ति थे, नहीं तो दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता। ये है क्रिप्स मिशन। अब तो क्लियर हुआ, तो फिर इसे लिख दिया जाए। अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय आज़ादी के हिमायती थे। क्लियर? दूसरी क्या घटना लगी थी?
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से अनेक मोर्चों पर हारते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थी समय? चर्चिल। बड़े रूढ़िवादी थे। चर्चिल को किसने खत लिखा? रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। रूजवेल्ट पूरा नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यही ना? चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, चियांग काई शेक, चीन का नाम भी इसी तरह से। फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसू, क्लीमेंसू ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री इवार ने खत लिखा और भारतीयों का सहयोग आवश्यक बताया। क्यों? भारतीय शानदार सैनिक थे पूरे संसार में, यही ना? अतः चर्चिल ने क्या किया? क्रिप्स मिशन भारत भेजा। चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, यही तो ठीक। 26 अप्रैल को वे भारत आए, 29 अप्रैल को प्रस्ताव किया, यही ना? प्रस्ताव में क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव में था डोमिनियन स्टेट, संविधान निर्मात्री समिति, संविधान निर्मात्री समिति और जिसे राज्यों के मानने न मानने, यही ना, की आजादी होगी। ओके, क्लियर? अब गांधी जी और नेहरू जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं ना। हो गया? क्रिप्स प्रस्तावों पर हम लोग गांधी और नेहरू की प्रतिक्रिया देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा, अभी जो मैंने बताया वही, क्या कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर तिथि चेक, यही ना, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक कहा, जिसे
जिसे बाद में कुछ मिलना था। ठीक, नेहरू ने इसमें जोड़ा ऐसा बैंक जो दिवालिया हो रहा है। ओके, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। बाद में नेहरू ने कहा कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का दूध बनकर आए हैं। आपको ये बता दिया गया। क्रिप्स ने कहा, क्रिप्स को कहा पंडित नेहरू ने कि हमारे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का दूध बनकर आए हैं। और क्या कहा, जब गांधी जी ने कहा दैट्स पोस्ट डेटेड चेक, तो गांधी जी ने कहा और दिवालिया होते बैंक पर, यानी दैट बैंक्स हुज बैंकरप्ट, दिवालिया होते बैंक पर आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। और ये भी साथ ही साथ कह दिया कि अगर आपके इन प्रस्ताव को मान लिया जाए तो हमारे देश के कई टुकड़े हो जाएंगे, आपका प्रस्ताव मानने लायक नहीं है। और अगर आप यही प्रस्ताव लेकर आपको आना था तो मिस्टर क्रिप्स, आपने ना की परेशानी उठाई, आपका हवाई जहाज हवाई अड्डे पे खड़ा है, कृपया इंग्लैंड लौट जाइए। ठीक, इन परिस्थितियों में हुआ क्या, 29 अप्रैल 1942 को क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया था तथा 11 मई 1942 को इसे वापस ले लिया। और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। जाते समय बाकायदा पंडित नेहरू से हाथ मिलाया, गांधी जी का अभिवादन किया और वे इंग्लैंड लौट गए। इस घटना के बाद अब महात्मा गांधी के पास मात्र एक चारा था कि ऐसी सरकार जो हमारी किन्हीं मांगों पर ध्यान नहीं देती, उसके खिलाफ अब एक ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आखिरकार गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब हम इसको आगे जब आपको इस क्लास के बाद पढ़ाएंगे तो आप पढ़ाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। आज इतना ही। थैंक यू क्लास। आपसे मुझे ये भी कहना है कि ये पढ़ाई जस्ती हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हेयर। थैंक यू क्लास।